हेलो गाइस, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 10 जिसका नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो जो ये एडोलसेंस वर्ड है इसका मतलब क्या है? ये एक टाइप की ना एज होती है जो कि हमारी लाइफ में आती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो एज हमारी लाइफ में आती है वो क्या होती है? जब हम बेबी होते हैं, है ना। तो जब हम बेबी होते हैं पहले वो आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है? जब हम थोड़े किड हो जाते हैं, मतलब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं ना, फिर उससे बड़े हम हो जाते हैं टीनेज, है ना। जब हम टीनेज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ओके। ओके, और फिर टीनेज के बाद क्या हो जाता है? उसके बाद आप थोड़े एडल्ट हो जाते हैं ना। ओके ना, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम एडोलसेंस यानी टीनेज की एज में पहुंच जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो जो बूजो है यहाँ पे वो ना एक अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और उसके जो फ्रेंड्स हैं जब वो चले गए तो बूजो और पहेली जो है वो चैटिंग मतलब बातें कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। एंड जो पहेली है वो स्टडीज़ इन ऑल द गर्ल्स स्कूल्स, ठीक है। जो पहेली है ना वो सिर्फ सारे गर्ल्स स्कूल्स में ही पढ़ी है और वो ना हंसने लगती है, ठीक है। She remarked that many of the Bujo school friends whom she met after a year had suddenly shot up in the height. तो जो पहेली है वो एकदम से ये सोचती है कि जो बूजो है उसके जितने भी सारे दोस्त हैं उनकी हाइट एकदम से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है ना। ऐसा क्यों? ठीक है, तो हर उनकी जो मदर हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो ये हाइट के चेंजेस ये सब जो होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं। ये जो ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। ये जो ग्रोथ है कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम डे वन से, जब आप बॉर्न होते हैं उसी के डे वन से आपकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। और ये मतलब कब तक क्रॉस करती है? ये एज जो है ये तब तक क्रॉस करती है जब तक आप एज 10 और 11 के हो जाते हैं, ठीक है। ओके, और जब आप 10 और 11 के हो जाते हैं ना ये चीज़ें तब नोटिसेबल होती हैं, मतलब लोग तब नोटिस करते हैं इसको, ठीक है। और जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं वो एक टाइप का पार्ट होता है ग्रोइंग का, मतलब कि आपकी जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पार्ट में आपके चेंजेस हो रहे हैं दैट्स द ग्रोइंग। दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट। ओके, तो ये जो भी चेंजेस आपकी ग्रोथ में हो रहे हैं, किसी भी पार्ट में जो चेंजेस हो रहा है उसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं। तो ये जो भी ग्रोथ हो रहा है ये एक तरह का हमें ना संदेश टाइप दे रहे हैं कि कि अब आप ना कोई भी अब चाइल्ड नहीं रहने वाले, अब आप ज़्यादा समय तक चाइल्ड नहीं रहने वाले हैं, आप क्या बनने वाले हैं? एक एडल्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे पहेली या बूजो दोनों ही, पता नहीं कौन है इसमें, आई थिंक बूजो जो है ये वो वंडर होता है, यानी सोच रहा होता है कि हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। वो ये पूछता है कि जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ये कब तक होते हैं, कब तक मतलब फिर होके ख़त्म हो जाते हैं ना। तो जो पहेली है वो एक बताती है कि ये एक स्ट्रेंज पीरियड होता है हमारी लाइफ का जिसमें हम ना ही क्या होते हैं चाइल्ड और ना ही हम एडल्ट होते हैं। तो हम क्या होते हैं? हम होते हैं टीनेज, ठीक है। टीनेज में देखिए टीन आ रहा है तो मतलब जब भी आपकी एज जो है वो 13 से 19 के बीच होती है तो उस एज को आप टीनेज या एडोलसेंस की एज बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी। तो ये जो एज है इसमें ना ही आप चाइल्ड होते हैं और ना ही आप एडल्ट होते हैं। तो मैं जो इसमें पहेली है वो यहाँ पे ये सोच रही है कि ये फिर जो पीरियड है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच नहीं होता है तो इसे हमने क्या स्पेशल नेम दिया है? तो उसको स्पेशल नेम हमने क्या दिया है? एडोलसेंस, ठीक है, या फिर टीनेज बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आपको पता ही है कि जो ग्रो होना होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक मैन मेड प्रोसेस कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारी लाइफ का पीरियड होता है ना, अब देखिए एडोलसेंस समझा रही हूँ मैं आपको कि क्या होता है, ठीक है। ओके, तो जो ये पीरियड होता है आपकी लाइफ का व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज एडोलसेंस। तो एडोलसेंस क्या होता है कि जो भी आपकी लाइफ में भी जो पीरियड है इसमें जब आपकी बॉडी जो है उसका हर एक पार्ट
आपकी बॉडी का जो हर एक पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। और वो चेंजेस जो हैं वो किस टाइप के हैं, वो चेंजेस हैं आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब कि आपका एक टाइप का आपके जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब मतलब एक तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। और ये एज जो है मैक्सिममली वैसे तो 13 से 19 तक होती है, बट वैसे ये शुरू हो जाती है 11 से, ठीक है, और 19 तक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इसको हम टीनेज भी बोलते हैं। अब ये जो एडोलसेंस है, ये दो या मतलब लड़कों में बात करें मतलब हम, तो ये जो एडोलसेंस वाली एज है, ये 1 साल और 2 मतलब पहले ही शुरू हो जाती है बॉयज़ में, यानी उनका गर्ल्स से 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है ये एडोलसेंस वाला, ठीक है। ओके, नाउ जो ये एडोलसेंस है, ये पीरियड जो है वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब डिपेंड ऑन देयर हेल्थ। ओके, नाउ जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे चेंजेस में जाती है जब एडोलसेंस वाली एज आती है आपकी। तो क्या होता है कि जो आपके जो भी पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। ओके, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस हमारे मतलब एट द टाइम ऑफ जब प्यूबर्टी होती है, तो जो बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपको पता ही होगा क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि आपने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चैप्टर में से पढ़ लिया होगा कि मतलब एक तरह से बर्थ देना, है ना। ओके, नाउ जो प्यूबर्टी है वो एंड्स हो जाती है जब एडोलसेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, तब प्यूबर्टी फिनिश हो जाती है, ठीक है। और जब एडोलसेंस शुरू ही होता है तब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ओके, नाउ जो यहाँ पे आप पहेली है ना बूझो, वो दोनों ये रियलाइज़ करते हैं कि जो ये इंक्रीज़ होता है हाइट में, और जो ये मतलब कुछ चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में, वो सब ड्यू टू प्यूबर्टी की वजह से होते हैं ना। तो जब चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में वो क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो बॉयज़ में क्या चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है इंक्रीज़ इन हाइट, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि जो हमारी हाइट है वो जो हमारा एकदम से, जैसे देखिए पहले तो बच्चा क्या है, सपोज़ ये है, ठीक है, इसकी जो हाइट है अभी बहुत छोटी है, बट एकदम से जैसे ये 13 या 14 का हुआ या 18 का हो गया डायरेक्ट, तो इसकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई, बहुत ही ज़्यादा। तो ये एकदम से कैसे बढ़ी, बिकॉज ऑफ ऑल द प्यूबर्टी, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी होती है, जब एकदम से हाइट इंक्रीज़ होती है, तो क्या होता है जो हमारी बोन्स होती है ना वो और लंबी होती जाती है ना, और स्ट्रॉन्ग भी होती जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें स्टेबल को अगर देखें तो देखिए, अगर हम 8 इयर्स की अगर आपकी एज है, ठीक है, अगर आप बॉय हैं तो आपकी जो हाइट है वो 72% होगी, और जो गर्ल्स है उनकी 77%, ठीक है। मतलब गर्ल्स की जो है हाइट वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू बॉयज़। बट जब हम आगे देखेंगे, अभी नीचे जब हम देखेंगे, तब भी क्या है, गर्ल्स की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। अब हम एज 9 में देखें तो जो बॉयज़ है उनकी 75% होती है, गर्ल्स की 81 होती है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी इंक्रीज़ हो रहा है हाइट में तो गर्ल्स की जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि अब हम अगर एक सेकेंड 16 की एज में देखें, जब आप 16 के हो जाते हैं तो जो आपकी मतलब 98% हो गई बॉयज़ की, और 99.5% हो जाती है गर्ल्स की, ठीक है। अब जब 17 हो जाती है ना एज, तो बॉयज़ की तो 99 है, यानी उसके बाद भी उनकी जो हाइट है वो बढ़ेगी, पर गर्ल्स की कितनी हो जाती है, 100। यानी गर्ल्स की जो एज है वो 17 के बाद नहीं बढ़ती है, 17 एज के बाद नहीं बढ़ती है, ठीक है। और बॉयज़ की कब नहीं बढ़ती है, 18 के बाद, 18 के बाद उनकी हाइट इंक्रीज़ नहीं करेगी, ठीक है। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी फुल हाइट कितनी है। तो आप कैसे करोगे, देखो जो अभी आपकी प्रेजेंट हाइट है ना वो लिखो इनटू सेंटीमीटर में, ठीक है। किस में लिखनी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। वो लिखने के बाद
जो आपकी फुल हाइट है इस एज में, ठीक है, परसेंट में लिखनी है वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको इंटू 100 कर देना है। अच्छा, ये जो आप नीचे लिख रहे हैं ना, वो क्या है कि ये जो हमने चार्ट देखा, जैसे कि अगर आपकी एज जो है अभी 14 है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, और आप गर्ल हैं, ठीक है, तो आपकी कितनी होनी चाहिए 98, और ऊपर सपोज अभी आपकी जो एज है वो 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, इंटू 100। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि एक बॉय है जो कि 9 ईयर्स ओल्ड का है, ठीक है, कितने ईयर्स का है 9 ईयर्स। तो देखिए बॉयज़ की 9 ईयर्स में कितनी होनी चाहिए 75%, ठीक है। ओके, तो नीचे क्या आएगा 75 इंटू 100। अब ऊपर क्या लिखेंगे उसकी अभी जो एज है, और अभी वो किसकी कितनी एज है 120। तो हमें पता लगाना है कि कम से कम कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है। उसकी 120 है, पर हाँ कितनी होनी चाहिए थी वो हम निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 160 सेंटीमीटर। तो उसकी कुल 40 सेंटीमीटर जो हाइट है वो भी कम है ना, थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। ओके, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो बार ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, बार ग्राफ में हमें ये दिख रहा है कि जो देखिए बॉयज़ के लिए है पिंक और गर्ल्स के लिए है इन्होंने ब्लू लिया है। तो गर्ल्स की एज जो हाइट जो है वो बड़ी है ना, देखिए आप ग्राफ से देख सकते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो फास्टर ग्रो करती है देन बॉयज़, बट जैसे ही 18 की एज आती है तो वो आपकी मैक्सिमम हाइट होती है, उसके बाद आपकी एज नहीं बढ़ती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ये पूरे टॉपिक में हाइट के बारे में है जो कि हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो सेकेंड प्यूबर्टी होती है वो क्या होता है, चेंज इन बॉडी शेप। ये मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है, बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा कि 5 चेंजेस लिखो बॉयज़ के एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और 5 चेंजेस लिखो गर्ल्स के एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो आपको ये सब लिख के आना है, ठीक है। ओके ना, बॉडी शेप यानी जब आपकी बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बॉयज़ हैं उनके ना, जब वो एडोलसेंस की एज में आते हैं तो उनके जो शोल्डर्स है वो ब्रॉडर हो जाते हैं। ब्रॉडर मतलब कि जैसे कि ये बॉय है, ठीक है, इसके मैंने हेयर्स ड्रॉ कर दिए। तो पहले क्या होगा, इसके ना जो वो होंगे वो इतने होंगे, ठीक है, और जैसे ही वो एडोलसेंस की एज में आएगा तो वो इतने हो जाएंगे, यानी और ब्रॉडर हो जाते हैं, ठीक है। एंड क्या हो जाती है, वाइडर चेस्ट हो जाती है, ठीक है। और कम, अगर आप जूनियर क्लास और अपनी क्लास के बच्चों को नोटिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में आकर, प्यूबर्टी की एज में जो जो हमारा उनका जो शोल्डर्स और चेस्ट होते हैं वो और ब्रॉडर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स के में क्या होता है कि जो उनका वेस्ट के बिलो जो भी रीजन होता है वो वाइडर हो जाता है, ठीक है। वेस्ट के बिलो जो भी रीजन होता है वो वाइडर हो जाता है। और क्या चेंजेस होते हैं बॉडीज़ में, वो देखिए, अगर बॉयज़ की बात करूँ तो जो मसल्स होती है ना बॉयज़ की, वो बहुत जल्दी ग्रो होती है कंपेयर टू गर्ल्स। मतलब कि बॉयज़ की बहुत जल्दी मसल्स जो हैं वो ग्रो होती हैं अच्छे से प्रोमिनेंटली, और गर्ल्स की कम होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एडोलसेंस एज। अब हम देख लेते हैं वॉइस चेंज। वॉइस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखिए वॉइस चेंजेस मतलब आपको पता होगा कि हमारे गले में यानी हमारी नेक पे एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो वो ना ग्रो करने लगते हैं, ग्रो मतलब थोड़ा और वाइडर होने लगता है। और जो बॉयज़ है उनकी जो वॉइस है, जो बॉयज़ हैं उनकी जो वॉइस है वो और लार्जर हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा उनकी वॉइस और थोड़ी मोटी और अजीब हो जाती है ना, डेवलप हो जाती है, और है ना। और क्यों होती है, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है पहले इतना होता है और फिर जब एडोलसेंसी में आता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। ओके, अब गर्ल्स की में देख लेते हैं। अच्छा, उनके गले में ना, मतलब जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ का, उनके पास एक प्रोट्रूडिंग पार्ट भी होता है थ्रोट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल,
ठीक है, ओके। अब गर्ल्स की मैं बात करूँ तो गर्ल्स का जो लैरिंग्स होता है ना वो दिखता ही नहीं है। बॉयज़ का तो दिखता है बट गर्ल्स का नहीं दिखता है। इसी वजह से मतलब क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसका गर्ल्स में उनका बहुत छोटा सा साइज़ होता है और इसी की वजह से उनकी जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो एकदम हाई पिच होती है, हाई पिच मतलब बहुत तेज़, इसलिए वो चिल्ला पाती हैं एंड इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी पतली भी होती है। और बॉयज़ की कैसी वॉइस होती है, एकदम डीप, ठीक है। मसल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ओके। सो ये देखिए, बॉयज़ का ऐसा होता है कि हमें दिख रहा होता है बट गर्ल्स का नहीं दिखता है, ओके। अब क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट। स्वेट की जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब स्वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्यों होता है वो देखते हैं। स्वेट ग्लैंड होता है एंड एक हमारी बॉडी में ऑयल ग्लैंड होता है जिसका नेम होता है सेबाशिशियस ग्लैंड, ठीक है। इसकी वजह से जो यंग पीपल होते हैं ना, आपको पता ही होगा यंग पीपल के बहुत ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं फेस पे। वो इस टाइम क्यों होते हैं, क्योंकि वो एडोलसेंस की एज में होते हैं, इसलिए पिंपल्स होना ज़रूरी होता है, मतलब हो जाते हैं इसलिए, ठीक है, ओके। अब हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो जो एट प्यूबर्टी में जो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है, लाइक के क्या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक पहला होता है टेस्टिस, ठीक है, और सेकंड जो है वो है पेनिस। तो ये जो दोनों जो हैं उनके जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली हो जाता है, ठीक है। एंड जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और गर्ल्स की बात करूँ तो जो ओवरीज हैं उनमें वो इनलार्ज होने लगता है और जो एग्स हैं वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। तो जो ओवरी है फिर वो एग को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। ये क्या टॉपिक है, देखिए 1 मिनट। एडोलसेंस जो है आपको पता है कि वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें चेंजेस आते हैं ना। तो एडोलसेंस जो है वो एक मोर इंडिपेंडेंट है देन बिफोर, मतलब जो एडोलसेंस है अभी तक जो भी चाइल्डहुड था उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड एक सेकेंड, अच्छा, और इस एज में ना जो आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है लर्निंग करने की या कुछ भी एक्टिविटीज़ करने की वो सबसे हाईएस्ट होती है। मतलब चाइल्डहुड में आपकी सबसे मतलब कम नहीं होती है, चाइल्डहुड में भी ज़्यादा होती है बट, और एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम मतलब बचपन से करते आ रहे होते हैं ना। एंड अगर हम टीनेज वाली एज की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस एज में हमारी जो कैपेसिटी है लर्निंग की एंड एक्टिविटीज़ करने की वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, गुड कैपेसिटी होती है, ठीक है, ओके। 1 मिनट। अब हमारा जो टॉपिक है डैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आपको पता ही होगा, आपने चैप्टर 9 में ऑलरेडी ओवरीज और टेस्टिस के बारे में, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ओके। ये स्पर्म्स एंड ओवा प्रोड्यूस करते हैं और गर्ल्स में जो उनकी ब्रीस्ट होती है ना वो एकदम डेवलप होने लगती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है। और जो बॉयज़ हैं उनके आपने देखा होगा कि उनके फेशियल हेयर्स जो है वो ग्रो होने लगते हैं, मुस्टेक्स आने लगती हैं, मूछें आने लगती हैं, बियर्ड आने लगती है ना। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। और जो बॉयज़ हैं उनके जो चेस्ट है उस पर उनके हेयर्स आने लगते हैं और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके दोनों के जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पे हेयर ग्रो होने शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो पब्लिक रीजन होता है वहाँ पे भी जो हेयर्स हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ओके। अब क्या है कि जो चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस उनको ना कंट्रोल भी करना होता है, ठीक है। तो उनको कंट्रोल कौन करते हैं, हमारे हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ना सेक्रीशंस करते हैं, ये सेक्रीट करते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स। एक ग्लैंड जो कि हम पढ़ेंगे डैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो एक
एक मेल हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये टेस्टिस को ना रिलीज़ करता है जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है। एंड इसकी वजह से ही जो बॉयज़ हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं, एंड जो ग्रोथ होती है उनके फेशियल, मतलब जो भी प्यूबर्टी होती है ना, वो सब इस हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। ओके, और जो फीमेल है उनके पास दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक और होता है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। एंड इन सब ये जो हार्मोन्स हैं इन्हीं की वजह से गर्ल्स में चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, ब्रीस्ट डेवलप होने लगता है, जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड है यानी मेमोरी ग्लैंड, वो इनसाइड हमारे ब्रीस्ट के होता है, ठीक है। एंड जो प्रोडक्शन होता है ऑफ दीज हार्मोन्स का, वो कंट्रोल में होता है अनदर हार्मोन के, यानी जो हार्मोन्स का कंट्रोल होता है ना, वो दूसरे हार्मोन के अंदर जो सीक्रेट होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रखते हैं ये हार्मोन्स। अब जो रोल है हार्मोन्स का हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में, वो क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो रिलीज़ करता है हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम क्या है अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी इतना समझे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। कहाँ पे रिलीज़ करता है, ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो हर एक बॉडी पार्ट में पहुँचे, ठीक है। जब वो हर एक बॉडी पार्ट में पहुँच रहा है यानी उसका वो टारगेट है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, टारगेट साइट, ठीक है। जो टारगेट साइट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है हमारे हार्मोन्स को, ठीक है। और उसी की वजह से फिर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या डक्टलेस ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, जो टेस्टिस और ओवरीज जो है ये इनको हेल्प करते हैं कि सेक्रीट करें सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। और ये सब ना, ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सब आप एक, और जो इससे पहले चैप्टर 9 था और चैप्टर 10, इन दोनों को कंबाइन करके आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए ये जो इन्होंने दे रखा है, ये इन्होंने बता रखा है कि हार्मोन्स जो हैं ये कैसे मतलब सब काम करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस वो कैसा होता है। जो एडोलसेंस होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो उनके टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन कौन से गैमेट्स, एक स्पर्म गैमेट्स और एक ओवा, ठीक है, ओके। तो जो प्रोडक्शन मतलब जो कैपेसिटी है मेच्योरेशन की और प्रोडक्शन गैमेट्स की, वो और लॉन्गर होती जाती है मेल्स में कंपेयर टू फीमेल्स, ओके। अब जो फीमेल्स है ना, 1 मिनट, जो फीमेल्स है उनका जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है उनकी लाइफ का, ठीक है, वो शुरू होता है प्यूबर्टी से। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो 10, 11 या 12 से शुरू होता है, मतलब कौन सा वाला, जो मेंस्ट्रुएशन वाला होता है, ठीक है। 10 या 12 से शुरू हो जाता है और 45 या 50 पे आके वो फिनिश होता है, ठीक है। जो ओवा है वो क्या होता है, वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है। देखिए अगर ओवा जो है वो मेच्योर नहीं होगा, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होगा। बट जब ओवा जो है वो मेच्योर हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो क्या होगा, वो ना हर 28 या 30 दिनों बाद रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये पीरियड चल रहा होता है, तो जो वॉल होता है ना यूट्रस का, देखिए यूट्रस कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से जो है ओवरीज निकलते हैं, ठीक है, यहाँ वजाइना होता है, फिर इसके मतलब यहाँ पे आपका यूट्रस वॉल होता है ये, ठीक है। तो ये जो यूट्रस वॉल होता है ये क्या होता है, बहुत थिक होता रहता है, क्यों, क्योंकि इसे एग को रिसीव करना होता है, यहाँ से एग रिसीव होगा, तो ये जो यूट्रस है इसको थिक होना पड़ेगा, है ना। तो इसी टाइम पे क्या होता है, जैसे तो इन केस अगर ये फर्टिलाइज जो है एंड बिगिंस टू डेवलप, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। कब, अगर ये जो एग, देखिए 1 मिनट मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है मतलब यहाँ से एग अंदर जाएगा, ठीक है, ये यूट्रस है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, थिक। अब ये वाला एग जो है अगर वो पूरी तरीके से फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। एक सेकेंड,
ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट जो है वो कंबाइन होता है फीमेल गैमेट के साथ, तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट क्या होता है ओवा। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है, ओके, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस की जो वॉल है वो ठीक हो जाएगी, तो जो ब्लड है वो निकलता है, और जो ब्लड निकलता है वुमेन्स या गर्ल्स की बॉडी से उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और जो मेंस्ट्रुएशन है वो हर 28 या 30 दिनों बाद आता है। ठीक है, ओके, और जब सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन आता है वो कौन सी एज में आता है, 10 या फिर 12 में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्के। ठीक है, अच्छा, और जब ये स्टॉप हो जाता है, मतलब 40 या 45 या 50 की एज में जब ये स्टॉप हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब मेनो का मतलब क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन, और पॉज यानी रुक जाना, यानी मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाना। ठीक है, ओके, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अगर वो इरेगुलर है, ठीक है, मतलब वो टाइम पे नहीं हो रहा है हर 28 या 30 दिन बाद, तो उसको रेगुलर करना खुद हो जाता है वो रेगुलर। ठीक है, नहीं तो फिर कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है। अच्छा, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जो वुमेन्स में होता है, ये कंट्रोल किया जाता है बाय हार्मोन्स। ठीक है, अब जो ये साइकिल है ये इंक्लूड क्या करती है, मैच्योरेशन ऑफ एग। मतलब कि जब तक एग मैच्योर नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, और जब ही मतलब मैच्योर होगा तो ये जो यूट्रीन थी उसमें से निकलेगा, है ना। और अगर ये नहीं निकलता है तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन होता है। अच्छा, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, वो डिवाइड होने लगेगा, एंड वो जो यूट्रस है उसमें एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब उसके साथ ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, और ये सब आप ऑलरेडी चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो बेबी है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब कि वो बॉय है या गर्ल है, ये कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट मैं फिर भी अभी बता देती हूँ। देखिए, अच्छे से सुनिएगा इसे। ठीक है, जब फर्टिलाइज एग होता है ना, और या फिर जाइगोट, वो डिटरमाइन करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, ओके, तो जो आपको पता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, वो कहाँ होता है, फर्टिलाइज एग में होता है। ठीक है, ओके, नाउ ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, सपोज ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ओके, इसके अंदर 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स मतलब कि जो इनका ये बॉडी का कोई भी पार्ट है, इसमें 23 इधर है, ठीक है, 23 इधर है और 23 इधर है, तो 23 पेयर्स हो गए। टोटल कितने हुए फिर क्रोमोसोम्स, 46। ठीक है, और पेयर में बात करें तो 23। ठीक है, अब देखिए, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और 2 क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें मतलब 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे तो 26 है, वो 23 है। उन 23 में से 22 अलग पेयर, मतलब 22 वाला पेयर अलग और एक 1 वाला पेयर अलग। ठीक है, तो एक सेकंड में इसको अच्छे से ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। जो हमारा ये 23 पेयर होता है, इसमें 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइडेड करते हैं, एक 22 पेयर वाला और एक 1 पेयर वाला। ये जो 1 पेयर है ये हमारा 2 क्रोमोसोम्स में डिवाइड होता है, एक एक्स और एक वाई, और ये जो 20 पेयर है ये अलग से होते हैं। ठीक है, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, एक्स और वाई हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो फीमेल है ना, फीमेल, ओके, तो जो हमारा फीमेल होता है, मैंने आपको बताया पहले कि अभी ये भूल जाइए एक मेल और फीमेल। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो 2 होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है ना। तो जो एक्स और वाई है उसमें से ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो जब एक बेबी होता है, जो एक बेबी होता है वो फीमेल कब बनता है, जब उसके पास 2 सिर्फ एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जब उसके पास एक्स और एक्स सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब वाई वाई नहीं कि अगर वाई वाई है तो भी वो गर्ल है, नहीं, अगर एक्स एक्स है तो वो गर्ल यानी फीमेल होती है। और अगर उसके पास मतलब जो बेबी हुआ है अगर उसके पास एक्स और वाई है, ये 2 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, मेल हो जाते हैं। ठीक है,
ओके, अब इसको ना एक चार्ट से और समझा जा सकता है कि देखिए ये थे फादर, ठीक है, और ये थी मदर। अब देखिए ये जो फादर थे इनके पास कौन सा वाला हुआ होगा, एक्स और वाई वाला क्रोमोसोम्स है ना, क्योंकि बॉय है। और मदर के पास कौन सा वाला एक्स क्रोमोसोम्स होगा, एक्स एक्स वाला, ठीक है। तो फादर के पास एक्स वाई हो गया और मदर के पास हो गया एक्स एस। अब देखिए जब ये हो गया तो अब जो बेबी होगा, एक सेकेंड यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये फादर का है, ये मदर के हैं, ठीक है, ओके। अब जो होगा बेबी, तो इन दोनों के उससे होगा, तो जब ये वाला एक्स जो है, यानी जब ठीक है, एक सेकेंड, जब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कंबाइन होगा तो ये एक्स एक्स बन जाएगा, है ना। और जब ये वाला वाई और ये जो दूसरा वाला एक्स है मदर की बॉडी का, उसका जब एक्स और वाई कंबाइन होगा तो क्या होगा, तो देखिए 1 मिनट, तो जो ये एक्स एक्स बना इससे तो क्या हो गया, यानी गर्ल हो गया, है ना। 1 मिनट, मैं मदर लिख रही थी, गर्ल यानी फीमेल, और अगर एक्स वाई है तो यानी बॉय हो गया, यानी मेल हो गया। तो इस तरीके से जो है बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है। तो ये चार्ट जो है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि यही सेम आपकी क्लास 10th में भी आएगा। तो ये मैंने अभी आपको ड्रॉ करके अभी ही बता दिया है, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गया है तो फिर आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस चीज़ में कि डिटरमाइन कैसे करते हैं कि यानी कि जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। ओके, 1 मिनट जस्ट। तो हमने देख लिया था। अब देखिए जो इन्होंने क्या बोला है कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स कौन से, एक एग और एक स्पर्म हैव सेट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो हमारे एग और स्पर्म यानी जो गैमेट्स होते हैं इनके पास सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का, यानी जो एग और स्पर्म है या तो उसके पास एक्स वाई होगा, या फिर जब ये दोनों मिलेंगे तो या तो एक्स और एक्स बनेगा, ठीक है, ओके। और जो अनफर्टिलाइज्ड होता है उसके पास, मतलब जो एग जो है जो अनफर्टिलाइज होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, ओके। ना इन्होंने फिर क्या बोला है कि बट जब स्पर्म्स जो हैं वो 2 काइंड्स के हैं, यानी एक काइंड जो है वो एक्स है और जो दूसरा है वो वाई है। तो जब स्पर्म्स जो हैं वो, जो स्पर्म्स है उसमें जब एक्स क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलाइज हो करेगा एग को, तो जो जाइगोट है उसके पास 2 एक्स हो जाएंगे, तो वो फीमेल हो जाएगा, है ना। मतलब देखिए यही सेम डायग्राम आपके में आ गया। देखिए बॉय, देखिए अगर स्पर्म जो है 1 मिनट, ओके, स्पर्म से अगर वाई वाला आ रहा है या फिर एक्स वाला आ रहा है, अगर वो ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो क्या बन जाएगा, बॉय, और अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो क्या बन जाएगी, गर्ल बन जाएगी, ठीक है। ओके, 1 मिनट, ओके। अब हमें क्या देखना है कि हार्मोन्स, जो अभी ये मैंने ऊपर छोड़ दिया है ना, ये एक पैराग्राफ ये मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि जो 1 मिनट, जो क्योंकि हमने जो अभी ये देखा ये डायग्राम, इसी से आपको मैंने सारा समझा दिया, ठीक है, ओके। बस हम ना ये चीज़ समझ लेते हैं, जो ये पैराग्राफ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है फिर वो किससे डिटरमाइन हो रहा है, फादर से डिटरमाइन हो रहा है ना। फादर से क्यों, क्योंकि फादर के जो स्पर्म्स होते हैं, है ना, अभी आपने डायग्राम में देखा, एक सेकेंड, आपको पता है कि जो स्पर्म्स हैं वो मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फादर हैं उनके जो स्पर्म्स हो गए, अगर उन स्पर्म में से अगर एक्स वाला क्रोमोसोम आ गया तो फिर डिपेंड क्या करता है, क्योंकि मदर से तो एक्स ही आना है, डिपेंड किस पे कर रहा है, फादर पे। कि डिपेंड फादर पे इसलिए कर रहा है कि अगर फादर से वाई आया तो एक्स वाई मिलके क्या बन जाएगा, बॉय, है ना। और मदर के पास तो एक्स ऑलरेडी है ही, बट अब अगर फादर के स्पर्म से एक्स आ गया तो वो क्या बन जाएगी, गर्ल। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये फादर पे कर रहा है ना। फादर के स्पर्म्स में से जौन सा क्रोमोसोम्स आएगा उसी टाइप का बेबी होगा। बट लोग जो है वो क्या करते हैं कि मदर को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं कि नहीं तुमने लड़का दिया है, तुमने लड़की दी है। ये गलत है, बल्कि ये इनजस्टिस है ना। क्योंकि जो सेक्स है बेबी का, कि वो बॉय है या गर्ल है, कौन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो फादर कर रहे हैं ना। क्योंकि उन्हीं के स्पर्म से अगर एक्स आया या वाई आया ये पता चलेगा। तो अब ये हमने देख लिया, हम 10.7 यानी हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स अब हम पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक का जो मतलब क्या है जो उन्होंने बोला है, इसका मतलब है कि सेक्स हॉर्मोन्स जो हैं उनके अलावा, सेक्स हॉर्मोन्स कौन से थे, एक था हमारा टेस्टोस्टेरोन,
है ना, ये मेल्स में मिलता था। और एक एस्ट्रोजन जो था, और पेस्ट जो इस टाइप का था, एक मेरे को नेम याद नहीं आ रहा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट तो ये जो थे ये किस में थे, ये फीमेल्स में था, ठीक है। तो अब ये तो हो गया मेरे सेक्स हार्मोन्स। अब उसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं, वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो जो हार्मोन जो कि सेक्रीट करता है आपका पिट्यूटरी, वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को, ठीक है। 1 मिनट। और जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है उनके हार्मोन्स को। देखिए पिट्यूटरी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ओके ना, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब कि वो आपके ब्रेन से जो है वो अटैच होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी के अलावा जो टेस्टिस और ओवरीज है वो भी दूसरे टाइप के एक एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। लाइक जो देर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में सिर्फ एक पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, और भी हैं, जिसका नाम क्या है, थायराइड हो गया, पैंक्रीज हो गया, एड्रिनाल्स हो गया, ये सब भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ओके इस डायग्राम में आप देख ही सकते होंगे। नाउ जो बूजो एंड पहली हैं वो एक बार ना अपनी आंट जो कि डॉक्टर है उनके घर गए, एंड उन्होंने रिमेंबर किया कि उनके बॉय का नेम क्या है, काका, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब बिग है, एंड बल्जिंग थ्रोट है उसकी, ठीक है। तो जो उनकी आंट है वो जो काका है उनका, उसको बताती रहती हैं कि उसको ना एक टाइप की बीमारी है जिसका नाम है इगॉइचेरी, ठीक है। इस डिज़ीज़ को हम वैसे, मतलब ये जो डिज़ीज़ है इसको हम थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो काकीज जो है उसको क्या है, थायराइड ग्लैंड है, जो कि वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब हार्मोन जिसका नाम थायरॉक्साइन है वो प्रोड्यूस नहीं करता है थायराइड ग्लैंड। मतलब कि नेम तो दोनों का सेम है बट वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे? तो फिर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो जो उनकी आंट है उन्होंने ये बताया कि जो अंकल हैं वो भी सफ़र कर रहे थे ई डायबिटीज, जो मतलब कि डायबिटीज़ ही हो गया है ना, बिकॉज हिज पैंक्रीज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन इंसुलिन। मतलब जो वो क्यों ये सफ़र कर रहे थे, क्योंकि जो उनका हार्मोन था, मतलब जो उनका पैंक्रीज था वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था एक टाइप का हार्मोन जो कि इंसुलिन था, ठीक है। तो उसकी वजह से इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। तो जो बूजो एंड पहेली हैं वो अपने आंट से पूछते हैं देन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड था। तो जो विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट ऑन द वॉल ऑफ अ क्लिनिक। तो जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्लिनिक में एक चार्ट था, उन्होंने वहाँ पे भी देखा, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जो कि मेंटेन कौन करता है, करेक्ट सॉल्ट। करेक्ट सॉल्ट का मतलब क्या है कि सॉल्ट की मात्रा जो है आप कितना कंज्यूम करते हैं। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए, बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, कम करते हैं तो वो भी सही नहीं है। करेक्ट मात्रा में, यानी बैलेंस होना चाहिए ब्लड में आपके, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेक्रीट करता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनलिन। ये हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करने में। विच वन इज़, मतलब जिसकी वजह से ज़्यादा एंगर होता है, एम्ब्रेस और वरी सब प्रॉब्लम्स होती हैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो, ठीक है। नाउ जो थायराइड एंड एड्रिनल्स थे वो सेक्रीट हो रहे थे हार्मोन से, है ना। नाउ व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स, अब ये जब हार्मोन्स रिलीज सेक्रीट हो रहे हैं तो इनको कहीं से ऑर्डर मिल रहा होगा, और कहाँ से, पिट्यूटरी, जो कि कहाँ होता है, ब्रेन्स में। तो जो पिट्यूटरी है वो सेक्रीट करता है एक ग्रोथ हार्मोन भी, जो कि नेसेसरी होता है नेचुरल, मतलब नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर नॉर्मल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब हमने दूसरे टाइप के हार्मोन्स तो देख लिए, बट अब हम देखने क्या जा रहे हैं कि रोल्स क्या है हार्मोन का इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री। मतलब हमारे हार्मोन्स हमने पढ़ लिए, अब कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसेक्ट और फ्रॉग की लाइफ में भी होते होंगे, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट हम यहाँ से स्टडी करेंगे। ओके आपने ये देखा ही होगा जब कि जो एक फ्रॉग का जो साइकिल होता है, फ्रॉग का, सॉरी, है ना, फ्रॉग का, वो क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो एडल्ट, सॉरी लार्वा तो फ्रॉग का नहीं हो ना, सिल्क वॉर्म का मैं बोल रही हूँ। हाँ सिल्क वॉर्म जो है आपने उसका साइकिल देखा ही होगा, ग्रोथ का साइकिल, है ना, जिसमें क्या होता था कि जो लार्वा होता था वो एकदम से एडल्ट में कन्वर्ट होता था। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ये जो लार्वा एकदम से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है ये एक टाइप का कुछ हार्मोन्स की वजह से ही तो हो रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये जो मेटामॉर्फोसिस है इंसेक्ट्स में होता है, जो कि उनकी साइकिल में एकदम से उनको कुछ और में चेंज कर देता है,
और ये कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन्स। उनकी बॉडी में एक इंसेक्ट हार्मोन होता है जो कि काम करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फ्रॉग में भी कुछ ऐसा होता था कि एकदम से कुछ है वो कन्वर्ट किसी और में होता था, तो उसमें भी इंसेक्ट हार्मोन था? नहीं, उसमें था थायरॉक्साइन जो कि प्रोड्यूस करता था थायराइड, ठीक है। अब जो थायरॉक्साइन का प्रोडक्शन हो रहा था वो उसकी ज़रूरत क्यों थी? और ये करता क्या है ना, ये क्या करता है कि जो इसको ना ज़रूरत पहले क्या होती है कि प्रेजेंस हो आयोडीन का, मतलब जो हमारा वाटर होता है उसमें उसको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अगर वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग, जो है जिस एक वाटर में तो टैडपोल्स यानी जो फ्रॉग हैं वो ग्रो करते हैं ना, पहले तो वो टैडपोल होते हैं, तो जब टैडपोल जो है वो ग्रो कर रहा है, मतलब पहले वो कुछ और है और अभी से क्या बनना है? टैडपोल। तो जब वो टैडपोल बन रहा होगा तो जिस वाटर में वो है उस वाटर में अगर आयोडीन उस मात्रा में नहीं है जो उसे चाहिए, यानी अगर उसे टैडपोल बनने के लिए 70% चाहिए वाटर में आयोडीन, ठीक है, बट उतना नहीं है और 60% है, तो जो टैडपोल है वो एडल्ट नहीं बनेगा, वो ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। और अगर उसे एडल्ट बनना है तो उसे आयोडीन उतना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है और यही टॉपिक दोबारा आपके क्लास 10th में भी आएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको समझने हैं। और ये चैप्टर ना आपको ऐसे ही समझना नहीं है कि एग्ज़ाम्स के लिए, नहीं, आपको इस चैप्टर को अपना एज अ लाइफ लेसन लेके समझना है। कुछ बायोलॉजी के चैप्टर आपको ऐसे समझ होंगे जो कि आपके लाइफ के लिए हैं, क्योंकि दोज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, now physical and mental well-being of individual is regarded as individual health। अब आपको पता ही होगा कि जो हमारा फिजिकल और मेंटल मतलब आपकी जो मतलब जिस आप तरीके से आप दिख रहे हैं, आपकी मेंटली एबिलिटी जो है उस अगर वो एकदम हेल्दी है यानी आप हेल्दी हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है एट वेरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, किसी भी एज में, तो आपको क्या करना होगा? बैलेंस डाइट करनी होगी, ओवर ईटिंग नहीं करनी होगी। एंड जो पर्सन मस्ट में ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडुकेट एक्सरसाइज। आपने कुछ लोगों देखा हो वो जिम जाते हैं, पर्सनल हाइजीन देते हैं, एडुकेट एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, तो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। बट जब हम एडोलसेंस यानी टीनेज की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही होती है बहुत जल्दी, है ना, और वही एज होती है जहाँ पे हमारी बॉडी जो है बहुत, उसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं और बहुत जल्दी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो उसी में हमें बैलेंस डाइट को मेंटेन रखना और करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अब उसमें ना ये सब करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए। तो जो डाइट हमें चाहिए होती है जिससे हम एकदम हेल्दी बने रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता था कि उसमें हम एक ऐसी डाइट, एक ऐसा खाना या ऐसा मील होना चाहिए जिसमें क्या हो? प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब हो, है ना। और ख़ासकर अगर हम इंडियन फूड में अगर बैलेंस डाइट की बात करें कि हमारे इंडियन मील में सबसे बेस्ट बैलेंस डाइट क्या है, तो सब लोग बोलेंगे रोटी, चावल, दाल और वेजिटेबल्स, बस। और मिल्क तो अपने आप में, और फूड, ये सब तो कुछ है ही जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट के लिए प्रेफर किया जाता है ना। ओके, अब जो आयरन बिल्ड फूड्स हैं, आयरन रिच फूड हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जैगरी मीट, ये सब भी बहुत अच्छे होते हैं एडोलसेंस की एज में, तो ये सब हमें कंज्यूम करना चाहिए जब आप एडोलसेंस की एज में होते हैं, ठीक है। ओके, ना अब चिप्स जो होते हैं, ये जो चिप्स हो गए, आपके स्नैक्स हो गए, इस एज में बच्चे बहुत खाते हैं, और नॉट ओनली इन दिस एज ऑल्सो, बट और भी एजेस में खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडोलसेंस में आप ये खा सकते हैं, बट इस एज में आके हम ज़्यादा ही इन चीज़ों को अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो बैलेंस चीज़ें होती हैं, डाइट की चीज़ें होती हैं, उनसे हम दूर रहते हैं ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस वो ये चीज़ें जो हैं वो टेस्टी ज़्यादा होती हैं, हमें ये थोड़ा ज़्यादा चटपटा लगता है, एंड देन कंपेयर टू दोस डाइट फूड्स, है ना। बट हमें जो अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए वो हमें किसकी तरफ होना चाहिए? बैलेंस डाइट, ये फ्रूट्स, एग, मिल्क, इनकी तरफ, है ना। ओके, नाउ अब हमें ना पर्सनल हाइजीन जो मैं बात कर रही थी, हमें टॉपिक हमने ऊपर देखा था, वो हम ज़रा देख लें। देखिए एक्चुअली ये पर्सनल हाइजीन होता क्या है ना। तो हर एक को जो है एक बार तो बात करना ही चाहिए, है ना। अब कुछ लेज़ी पर्सन होते हैं जो कि नहाते ही नहीं हैं, एक एक दो दो हफ्ते में नहाते हैं, है ना।
तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे तो बिल्कुल ही पर्सनल हाइजीन आपकी दूर बहुत हो जाती है, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि टीनेजर्स की एज में ना जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कुछ इस तरह की होती है कि जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, यानी जिससे हमें बहुत पसीने आते हैं, तो वो बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, तो हमारी बॉडी जो है वो स्मेल करने लगी है। तो हमें क्या करना है, रोज़ नहाना होता है और क्लीन करना होता है अपनी बॉडी को, क्योंकि हम ना बहुत मतलब दौड़ते वौड़ते हैं इस एज में आके, बहुत सा कुछ करते हैं, तो स्वेट ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इन दिस एज, ओके। और बैक्टीरिया का फंक्शन जो मतलब बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है वो भी हमें चांसेस होता है कि वो हमें बहुत जल्दी पकड़ ले बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। अब गर्ल को कुछ स्पेशल केयर रखनी होती है क्लीननेस की, क्यों, क्योंकि उनका जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होती है, बहुत स्मेली हो जाती है बॉडी, और मतलब एकदम प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, तो गर्ल्स को जो है स्पेशल केयर करनी होती है क्लीननेस की। एंड उनको क्या रखना होता है, ट्रैक रखना होता है अपने मेंस्ट्रुएशन का, है ना। कभी इरेगुलर्स भी होते हैं, तो उनको सही करने के लिए आपको प्रॉपर फूड खाना होगा, ठीक है। नाउ फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमारी बॉडी क्या रहती है, फिट एंड हेल्दी, ओके। 1 मिनट, ओके। ये कुछ एक माइथ्स हैं जो कि करने चाहिए, नहीं भी करने चाहिए, बट आई मीन कि ये सब अपनी अपनी सोच है, ओके। मिथ्स हैं, बट समटाइम्स मिथ्स जो हैं वो ट्रू नहीं होते हैं, ठीक है, या मिथ्स मतलब मानते हैं जो लोग, ओके। देख लेते हैं क्या क्या है। अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वाओ। बोला क्या इन्होंने कि जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है अगर वो किसी भी लड़के को दिखती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम। अब इस टाइम में इस एज हमें पता है कि दैट्स नाउ वी नो दैट इट्स नॉट ट्रू बट इट्स मिथ्स, ओके। फिर क्या बोला है कि मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, मतलब उसका मतलब वो बॉय है या गर्ल है उसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है, और ये अभी आप जान चुके हैं कि नो इट्स नॉट ट्रू। जो फादर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, है ना। क्यों, वो फादर क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो उनका स्पर्म है, अगर वो स्पर्म में वाई क्रोमोसोम्स है तो फिर क्या होगा, बॉय होगा, और अगर जो स्पर्म है उसके पास एक्स वाला है क्रोमोसोम तो वो गर्ल होगी। तो फादर रिस्पॉन्सिबल है, नॉट अ मदर, ओके। देन उन्होंने क्या बोला है, अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब ये जो इन्होंने बोला है कि किचन के वक्त मेंस्ट्रुएशन में के टाइम में लोगों को किचन में गर्ल्स को काम नहीं करना चाहिए, ये मिथ है बट ट्रू नहीं है, कर सकते हैं, और अब सब करते भी है ना। ये मोस्टली क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से ओवर ज़्यादा फ्लो भी होता है ना, दैट्स वाई। 1 मिनट, ओके। अब एक और टॉपिक है दैट इज़ से नो टू ड्रग्स, दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक ये क्यों लाए हैं, क्योंकि एडोलसेंस की एज में जो बच्चे हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इस एज में उन्हें मोस्टली ये नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है और क्या गलत है, बस वो कर बैठते हैं जिनसे भी उनको अट्रैक्शन होता है ना। बट इस एज में कुछ बहुत सी चीज़ों से अट्रैक्शन होता है, बट हमें क्या करना है, हमें उस वक्त समझदारी से काम लेना है, हमें समझना है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ठीक है। हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। तो एडोलसेंस जो है वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो बॉडी और माइंड है वो ग्रो कर रही होती है, और हम जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं और इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। एंड हमारी जो बॉडी है वो हमें ये सजेस्ट, और कोई भी जो लोग हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट, ये क्या आ गया बीच में, ओके। नाउ इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नॉट अनलेस प्रिडिक्टेड बाय डॉक्टर। तो इन्होंने क्या बोला है कि इस एज में अगर तो कोई तुम्हें ये भी बोलेगा ना कि सजेस्ट करे कि रिलीफ देती है ड्रग्स, तो तब तक नहीं लेनी है, से नो टू हिम, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है। और जो ड्रग्स है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं, अगर तुमने एक बार ले ली तो फिर तुम्हारा जो मन है वो करेगा कि दोबारा लेनी है, दोबारा लेनी है, और ये आपकी बॉडी को बहुत हार्म करेगा, एंड आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस सबको ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है।
ओके ना, आपने ये भी सुना होगा कि एड्स एक बीमारी है ना, ये कॉज होती है, नहीं होती किस वजह से, एक डेंजरस वायरस होता है ये HIV, उसकी वजह से होता है। ये वायरस जो है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रैवल करता है, ठीक है। और पर्सन बाय शेयरिंग स्प्रिंजेस यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, इन सब से भी ये हो सकते हैं। नाउ इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू द मिल्क। अच्छा, ये कैसे इन्फेक्ट और भी हो सकता है? फर्स्ट बताए इन्फेक्टेड से नॉर्मल्स में, सेकेंड मतलब अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं जब ड्रग्स को तब, और तीसरा कब, जब एक मदर जो है वो बेबी को मतलब दूध पिला रही है, एंड देन ऑल्सो अगर मदर जो इन्फेक्टेड है तो, ठीक है। नाउ जो वायरस है वो ट्रांसमिट और कब हो सकता है? फोर्थ पॉइंट, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है एक पर्सन इन्फेक्टेड से विद द नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन कांटेक्ट में आएंगे तो ये होगा, ठीक है। नाउ एडोलसेंस प्रेगनेंसी, ठीक है। आपको पता होगा हमारी कंट्री में कि जो लीगल एज है मैरिज की वो 18 है गर्ल्स के लिए और 21 है बॉयज़ के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि जो टीनेज मदर्स हैं कुछ होती हैं जो कर, ठीक है, 19 18 मतलब तो वो तो टीनेज में ही आए ना, तो जो टीनेज मदर्स हैं वो प्रिपेयर नहीं होती हैं मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड के लिए, यानी प्रेगनेंसी के लिए। बट अगर जल्दी मैरिज हो जाती है तो मदरहुड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है माँ को भी और बच्चे को भी, ठीक है। तो इट ऑल्सो कर्टेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग वुमेन, एंड मतलब ये उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी छीन लेता है ना, एंड मे कॉज मेंटल एगोनी एंड शी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मतलब वो रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। बट ये जो डॉल्सिस प्रेगनेंसी है ये आजकल बहुत मतलब कॉमन हो गई है। आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉमन। ओके, तो गाइज मतलब ये टॉपिक जो है इसको और ओपनली आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, तो अभी तक बस यहीं तक पढ़िए जहाँ तक ये है। ओके, नाउ अब अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे चैप्टर जो है वो फिनिश हो गए, ठीक है। तो अब ना जरा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट जो है मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है कि जो, एक सेकेंड हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है वो है एडोलसेंस की डेफिनेशन, ठीक है। देन प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं वो, फिर जो इम्पॉर्टेंट है हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हाँ, कि जो सेक्स है बेबी का वो कौन डिटरमाइन करता है और वो कैसे पहचाना जा सकता है, वो सब आपको लिखना होगा। और क्या आएगा कि जो अभी हमने पढ़ा, एक सेकेंड, अभी क्या पढ़ा था हमने, हाँ, ये जो एड्स का हमने टॉपिक पढ़ा, HIV वायरस का, ये कैसे हो सकता है, कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, इसके 5 पॉइंट्स, और ये सब बस इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस प्यूबर्टी के टाइम क्या चेंजेस होते हैं और ये HIV वाला और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ये 3 टॉपिक्स तो बिल्कुल अच्छे से करने हैं, ये गारंटी मैं कह रही हूँ, ये पक्का आएगा। ओके, और एडोलसेंस की डेफिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें। ओके।